हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएमए। तो आज हम लोग मिल रहे हैं अपने यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल्ड डिस्कशन सीरीज में, जिसमें हम ना सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बल्कि हर कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो और एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली आप परफॉर्म कर सको। अब चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या साइंस के या किसी भी सब्जेक्ट के, पीवाईक्यूज हमेशा एग्जाम का रियल मिरर होते हैं। मतलब अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया तो आप एग्जाम के लिए 99% तो रेडी हो। बाकी चीजें तो मेंटली होती हैं जो आपको अलग से अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस भी इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए सफर की, जहां हर क्वेश्चन के पीछे छुपा लॉजिक समझेंगे, शॉर्टकट सीखेंगे और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। अब अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर सीरीज हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें दो सेट्स गिवन हैं, ए एंड बी। एक सेट ए है और एक सेट बी है। इसके साथ ही हमें एक इक्वेशन ये गिवन है और एक ये इक्वेशन गिवन है, और हमसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें दो चीजें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी, और इसके साथ हमें गिवन है बी ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ए बी में इस बी को बी स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग इस ए बी में बी मल्टीप्लाई करेंगे और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम बी मल्टीप्लाई करेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा और ये कुछ ऐसा बनेगा। अब बी ए बी इज इक्वल टू ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब इस बी ए को आप क्या लिख सकते हो, यहां देखो, इस बी ए को आप ए लिख सकते हो, तो आपने यहां लिख दिया ए, इस बी को एज इट इज उतार दिया, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आपको बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। सेम इसी तरह हमें इसको ए स्क्वायर बनाना है। अब ए स्क्वायर बनाने के लिए हम लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे कि हम यहाँ पर ऐसा क्या करें। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड से ए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा, ए बी ए। अब लेफ्ट हैंड साइड से ए मल्टीप्लाई करने का रीजन ही यही था कि हमें ए बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि यहाँ पर हमें बी ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी। इसी तरह तो हम लोगों ने क्या किया, इस ए बी की वैल्यू को यहां से देखा, तो ए बी की वैल्यू क्या है, बी, लिखेंगे बी और ए को एज इट इज उतार देंगे और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू पता है, आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस बी स्क्वायर की ए बी, ये हो जाएगी। अब बी ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो यहां से हम ए लिख देंगे। ए बी किसके बराबर है, ये देखो बी के बराबर है, तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर आया, ये आया ए प्लस बी के। तो ए प्लस बी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी के 2021 में पूछा गया था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको तीन इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, ये तीन हमको इक्वेशंस गिवन हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को, तीनों इक्वेशन को मिलाकर हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हमें यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, और साथ ही इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास तो यूनिक सोल्यूशन है। इफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू व्हाट, तो मतलब ए कॉमा बी की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन
यूनिक सोल्यूशन देता है। तो सबसे पहले तो देखो आप ये जान लो कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन कब देता है। देखो सबसे पहले तो ये जो कुछ भी हमें तीनों इक्वेशंस गिवन है ना, हम इनको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिख लेंगे और बहुत जल्दी जल्दी ये काम कर लेंगे। तो x के कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट, इसी के साथ हो गया मेरा x का कोएफिशिएंट सेकेंड रो में, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट। इसी तरह हम अपनी थर्ड रो लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी। और इसके बाद ये हमारे तीन अननोन्स हैं x, y और z। इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर क्या आ रहा है 3, 2 एंड 7। अब देखो यहाँ पर ये a मान लो, इसको x मान लो। ठीक है, x ऐसा x मान लो, बड़ा x, इसको x मान लो इक्वल टू b, इस तरह समझो। अब देखो इस ax इज इक्वल्स टू b के पास यूनिक सोल्यूशन कब होगा, ध्यान से देखिएगा। इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा अगर रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b के बराबर हो और साथ ही ये n के बराबर हो, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स है। अब नंबर अननोन्स क्या हैं, x, y, z, ये सारे क्या हैं, नंबर ऑफ अननोन्स हैं। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास कितने हैं, 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के बराबर होगी, और ये किसके बराबर होगी, एन के बराबर। एन मतलब नंबर ऑफ अननोन्स, तो नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास 3 हैं, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये चीज हमारी सेटिस्फाई हो रही है इस इक्वेशन के लिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। अब देखो रैंक ऑफ ए किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक, अब ए जो है वो एक 3x3 मैट्रिक्स नहीं है, ए एक जो है वो 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रैंक ऑफ ए 3 है, इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपका नॉन जीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होता है तो जो रैंक होती है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर आती है, या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि दोनों ही सेम होते हैं। तो यहाँ पर देखो रैंक किसके बराबर है, 3 के बराबर, मतलब नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोगों ने ए को एज अ मैट्रिक्स लिख दिया, यही तो है ना ए मैट्रिक्स। ये क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको नॉट इक्वल टू जीरो लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर। ठीक है, तो अब यहां से ये क्या आएगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या आई, नॉट इक्वल टू 3। अब देखो a प्लस बी जो है वो 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पेयर्स देख लेते हैं, वो सारे a और b के कॉम्बिनेशन जिनको ऐड करने पर 3 नहीं आएगा, वही जो है वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यूनिक सोल्यूशन देंगे। तो ऑप्शन ए में 1 और 2 है, दोनों को ऐड करने पे 3 आ रहा है, विच मीन्स ये तो आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी में भी 2 और 1 है, इसको भी ऐड करने पे 3 आ रहा है, विच मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी में 1 और 1 है तो ऐड करने पे 2 आ रहा है, मतलब 3 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब हम ऑप्शन डी देख लेते हैं, -1 और 4 है, दोनों को ऐड करने पे 3 आंसर आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 आंसर नहीं चाहिए, विच मीन्स कि डी भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का
यूनिक सॉल्यूशंस को लेकर के था वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपने थोड़ा याद रखना है। जो मैंने यहाँ पर ब्लू पेन से लिखा है ना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इन्हें आप एज अ शॉर्ट नोट कहीं पर भी लिख सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये कितना क्विक और इजी क्वेश्चन है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, चीजें पता हैं, तो इन सब क्वेश्चन को करने में आपको 1 से 1 ही मिनट लगेगा, ऑलमोस्ट 1 मिनट लग जाएगा इन सब तरह के क्वेश्चंस को करने में, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो ये सारी चीजें आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेनी है, ताकि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखें तो आप इजीली उन्हें सॉल्व कर सकें। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें x1 और x2 दो रूट्स दिए हैं इस इक्वेशन के। अब देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ना, ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है, लेकिन है ये इक्वेशन है। कैसे? आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका आपको डिटर्मिनेंट निकालकर 0 के बराबर दिया है, ठीक है। विच मीन्स कि जब आप किसी मैट्रिक्स का इस तरह से डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये एक इक्वेशन ही तो बनेगी ना, क्योंकि यहाँ पर x और x स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगी? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको दो रूट्स गिवन है, x1 और x2। अब आपको बताना है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो देखो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम लोग सीधा डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएं। मतलब हम लोग सबसे पहले तो ये करें 1 फिर -2 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x माइनस 4, या 5x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 20 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आएगा -10x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 20x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 40x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से -30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 60 इक्वल टू 0। 30 कॉमन ले लेते हैं, -30 कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 माइनस 1, ठीक है। और तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से x1, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से x2। x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, ये आएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो यहाँ से हमारा आंसर 5 हो जाएगा। तो देखो एक तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आपको डिटर्मिनेंट करने में बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इसको लेस देन हाफ अ मिनट में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और ट्रिक है इसमें, जो कि वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अब हम लोग ट्रिक वाले तरीके से देखते हैं। देखो कोई भी ट्रिक आपकी तभी काम करेगी जब आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होगी, ठीक है। और आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होगी अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी होगी, ठीक है ना। तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर पर जो है वो चीजें डिपेंड करती हैं अगर आपको ट्रिक की तरफ से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग ट्रिक के थ्रू ये क्वेश्चन को देखते हैं। अभी यहाँ पर देखो 1 4 20 1 minus 2 5 1 2x 5x स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट आपको 0 गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स A है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है ना, तो इसका मतलब होता है कि इसकी जो रोज होंगे, जो इसके रोज मान लेते हैं, ठीक है, रोज कह लो या कॉलम्स कह लो, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि आपको कोई एक रो इस स्केलर मल्टीपल हो सकता है किसी दूसरे रो का, कोई कॉलम स्केलर मल्टीपल हो सकता है किसी दूसरे कॉलम का। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो अगर ऐसा कुछ बन जाता है ना, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यूज निकालेंगे। मतलब x की ऐसी दो वैल्यूज हम ढूंढ लें जिससे हम किसी एक रो या कॉलम को दूसरे रो या कॉलम के मल्टीपल में दिखा दें, तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर
अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो सेकेंड और थर्ड रो को देखो, सेकेंड रो को और थर्ड रो को देखो। देखो फर्स्ट वाली जो एंट्रीज हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉलम वाली एंट्रीज, वो तो ऊपर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सेकेंड कॉलम वाली एंट्रीज को देखो, ऊपर -2 है, नीचे 2x है। तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि यहाँ पर भी -2 आ जाए। तो x की वैल्यू अगर हम -1 रख देंगे तो यहाँ भी -2 आ जाएगा ना, जो ऊपर वाले से सेम हो जाएगा। अब थर्ड वाले की एंट्री देख लो। थर्ड वाले के लिए जैसे ही आप ये जो x की वैल्यू -1 आपने रखा है, इसको तो हमें यहाँ भी रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी x है। तो जैसे ही आप यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखते हो, स्क्वायर बन के वो 1 हो जाएगा और 5 और 5 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करी, हम लोगों ने एक चीज ये ऑब्जर्व करी कि x की वैल्यू -1 के लिए, ठीक है, फॉर x इज इक्वल्स टू -1, हमारा R2 जो है वो R3 के बराबर होगा। मतलब अल्फा की वैल्यू अगर हम देखें तो 1 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, आपने क्या करना था, कोई भी दो रोज को आपस में एक दूसरे का मल्टीपल दिखाना था। तो हमने स्केलर की वैल्यू 1 लेकर आपस में एक दूसरे का मल्टीपल दिखा दिया। तो क्या है, ये दोनों रोज आपस में R2 और R3 क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गई। तो यहां से हमने क्या कहा कि x की वैल्यू -1 की वजह से R2 और R3 लीनियरली डिपेंडेंट है, विच मीन्स इन पूरी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाएगा। तो एक तो हमें x1 मिल गया -1। ठीक, अब इसी तरह हम एक x2 देख लेते हैं। अब x2 के लिए आप जो है थर्ड रो को फर्स्ट रो के साथ इक्वल करने की कोशिश करो। तो अब जरा ध्यान से देखो, थर्ड रो में फर्स्ट एंट्री देखो, पहली एंट्री 1 है, इसकी भी 1 है, चलो ठीक। इसकी दूसरी एंट्री क्या है, 4 है, इसकी दूसरी एंट्री 2x है। तो x की कौन सी वैल्यू के लिए जो है यहाँ पर 4 आएगा, x की वैल्यू 2 के लिए 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये भी चीज हो गया। अब हम लोग थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री में देखो, अगर यहाँ x की वैल्यू 2 रखी थी ना, तो यहाँ भी 2 रखेंगे। जैसे ही 2 रखेंगे 5 इंटू 4 20 आ जाएगा। देखो 2 रखने पे भी 20 सेम हो गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 भी हमारी काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा नेक्स्ट रूट होगा, अब देखो यहाँ पर पूरा अगर हम लिखते हैं अच्छे से, तो फॉर x की वैल्यू 2, फॉर x इज इक्वल्स टू 2 क्या होगा, R1 और R3 आपस में सेम हो जाएंगे। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपने क्या ली, 1 ले ली। ठीक है, तो R1 और R3 क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। और लीनियरली डिपेंडेंट विच मीन्स डिटर्मिनेंट 0। तो x2 की वैल्यू 2 रखने पर भी हमारा काम बन रहा है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो अब हमें x1 x2 दो वैल्यूज मिल गई। और अब हम लोग x1 का स्क्वायर करेंगे, x2 का स्क्वायर करेंगे सेम तरीके से, 1 + 4 5। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखो आप लोगों को ना दोनों ही तरीके बताए हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रिक वाला तरीका ज्यादा बेहतर होगा, ये तरीका, और कुछ लोगों के लिए वो प्रीवियस तरीका जो मैंने पूरा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके बताया वो तरीका बेस्ट होगा। डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस डिटर्मिनेंट निकालने में कितनी अच्छी है। अगर आपको सॉल्व करना ज्यादा मजा आता है, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, तो आप वो ट्रिक यूज करो। अदरवाइज अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एग्जाम हॉल में, तो फिर आप इस तरीके को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही तरीके आपके लिए यूजफुल हैं, आप दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों को एक मैट्रिक्स A गिवन है और एक मैट्रिक्स B गिवन है। तो हमें निकालना है AB की वैल्यू। तो सिंपल AB के लिए पहले मैट्रिक्स A लिख लेते हैं, 1 - 2 - 1 2, और B लिख लेते हैं 2 6 1 3। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। तो सबसे पहले ये क्या है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, और ये क्या है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो किस साइज की होगी। तो अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं तभी अगर एक का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका कॉलम 2 है, यहाँ पर इसकी रोज 2 है, तो इसका मतलब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो इनका जो फाइनल जो हमारा आउटकम होगा मैट्रिक्स का, उसका साइज होगा ये 2 और ये लास्ट वाला कॉलम, मतलब पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, ये साइज होगा हमारे फाइनल मैट्रिक्स का। मतलब ए बी का जो साइज होगा वो भी 2x2 होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात पहले से भी पता होगी, जिन्हें नहीं पता थी तो अभी क्लियर हो गई है। ठीक है, तो मतलब हमको 4 एंट्रीज ढूंढनी है, हमने सिर्फ ये 4 एंट्रीज ढूंढनी है। तो पहली एंट्री के लिए पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा 1 1 1 2 ऐसे करता है ना, 2 1 2 2, बस आपको ये याद रखना है। अब इसके आगे चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, यहां से पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है, तो 2 -2। इसके अलावा अब दूसरे एंट्री के लिए 1 2 लिखा है, मतलब पहला रो का दूसरे का कॉलम, तो 1 6 6 प्लस -2 3 -6, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट -6 लिख लेते हैं। अब 2 1 लिखा है यहाँ पर, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का मतलब -1 2 से जाएगा तो -2 प्लस 2, फिर 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -6 ये हो गया और +6 ये हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आया, 0 0 0 एंड 0। तो ए बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 0 एंड 0, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द फाइनल आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में देख रहे हो आप कि सिंपली जो है वो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना था। अगर आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए विद इन 15 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, यूपीटीजीटी 2021 में, मतलब अभी रिसेंटली ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख रहे हो ना कि एग्जाम में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप लोग कॉन्सेप्ट्स पर जो है वो ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, फिर क्वेश्चंस आपके देखो कितनी जल्दी हो जाएंगे। अब जिन्हें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता था तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया या एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि जिन्हें नहीं आता वो भी सीख ले, और जिन्हें आता है फिर उनके लिए तो ये 15 सेकेंड्स का क्वेश्चन होने वाला है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखो, ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हमें गिवन है। अब देखो जब कभी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात आए, ठीक है, जब कभी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात आए, आपको बस सिंपली एक चीज याद रखनी है, इनफैक्ट दो चीज याद रखनी है। पहला तो ये, इन्होंने ओमेगा को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है ना, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब कि इसका जो क्यूब है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ओमेगा क्या है, यूनिटी का क्यूब रूट है, ये मतलब हुआ। तो इसको फिर ये भी तो लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। तो वही चीज है कि आप लोगों को एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है। दूसरा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है बस, तो फिर ये क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है, एक मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहले मैट्रिक्स को तो अच्छे से लिख लें। मैट्रिक्स क्या है, 1 की जगह 1, देखो यहाँ क्या है, ओमेगा की पावर 6 है, आप ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब इस ओमेगा की पावर 3 को आप लोग 1 लिख सकते हो यहां से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो ओमेगा 6 की पावर, तो यहां से ओमेगा 6 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ओमेगा 7 की वैल्यू देख लेते हैं। देखो ओमेगा 7 का मतलब क्या है, ओमेगा 6 डॉट ओमेगा, ठीक है, ओमेगा 6 में ओमेगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा 7 आ जाएगा। तो ओमेगा 6 की वैल्यू तो 1 हम लोगों ने निकाल ली है, तो इसकी वैल्यू बचेगी ओमेगा। इसके अलावा ओमेगा 8 देख लेते हैं, सिंपल। ओमेगा 8 को क्या लिख सकते हो आप,
ओमेगा 8 को लिख सकते हो ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ओमेगा 8 हो जाएगा। ओमेगा 6 की वैल्यू 1 है तो ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो ओमेगा 8 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ओमेगा स्क्वायर आ गई। तो मैं यहाँ पर इसको एज इट इज रहने देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अब ओमेगा 8 की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग सारी वैल्यूज को लिखते जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग चाहें तो दो रास्ते हैं। हम लोग चाहें, पहला तो ये कि हम लोग अगर चाहें तो हम लोग इसका सीधा डिटर्मिनेंट निकालकर फाइनल आंसर बता सकते हैं, लेकिन हमारे डिटर्मिनेंट निकालने की जो प्रोसेस है उसकी कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स की एंट्रीज में जहां जहां हम जीरो दे सकते हैं ना वहां वहां जीरो दे देते हैं। अब जीरो हम अपने पास से तो देंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ रो ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, फिर हम उसको जीरो एंट्री को यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पर R1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 अगर हम कर दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि रो ऑपरेशन लगने से डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नई मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, रो 3 तो बिल्कुल सेम रहने वाली है, रो 2 भी बिल्कुल सेम रहने वाली है, रो 1 पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। रो 1 का मतलब क्या है, R1 माइनस R2, R1 तो पहली एंट्री के लिए R1 माइनस R2 मतलब 1 माइनस 1 0 आ गया यहाँ पे 0। फिर क्या आया, सेकेंड एंट्री के लिए 1 माइनस 1 0 तो यहाँ आ गया 0। थर्ड एंट्री के लिए R1 माइनस R2 है तो पहली रो का ओमेगा स्क्वायर दूसरी रो का ओमेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको फर्दर डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब हमको जीरोस जो है वो मैट्रिक्स में दिख रहा है। तो इसका मतलब देखो आप लोग क्या करोगे, पहले ये लिखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो जीरो है तो पूरा टर्म जीरो आ गया, तो पहला टर्म तो गया। दूसरे टर्म के लिए ये लिखोगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सारा आंसर जीरो आ जाएगा, तो ये भी गया। अब हमको डिटर्मिनेंट के लिए पहले दो टर्म्स देखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर जीरो है, ठीक है। तो अब हम तीसरा टर्म देखेंगे, क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं सिंपल, इनटू दिस, ठीक है, इनटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम लोग ओमेगा, यहां से ओमेगा कॉमन ले लेते हैं और यहां से ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहाँ बचेगा ओमेगा माइनस 1 और यहाँ बचेगा 1 माइनस ओमेगा। अब यहां से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 1 और इसमें से माइनस कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 1, ठीक है। अब ओमेगा माइनस 1 ओमेगा माइनस 1 ये क्या आएगा ओमेगा माइनस 1 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, अब यहाँ पर रख देंगे अंदर फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ओमेगा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा, यहाँ रख देंगे ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, ये आएगा माइनस 3 ओमेगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे आएगा 3 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आएगा 3 ओमेगा क्यूब, ठीक है। और 3 ओमेगा क्यूब का मतलब हुआ 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज द फाइनल आंसर। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज को लेकर हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ पर बिग डील नहीं थी, बिग डील क्या थी कि आपको ये जो गिवन है इसका मतलब पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो फिर हमें ये दो प्रॉपर्टीज को याद रखना है, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन की सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके इन दोनों पॉइंट्स पर। तो अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स पता है तो ये क्वेश्चन आपका आधे मिनट से भी कम सेकेंड्स में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और कंसेप्ट्स को सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, आपको इस पर्टिकुलर कॉलम में से ए कॉमन दिख रहा होगा,
इस पूरे कॉलम में से ए कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। इस पूरे कॉलम से आपको बी कॉमन दिख रहा होगा और इस पूरे कॉलम से आपको सी कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी, कोई भी चीज जब हम कॉलम से कॉमन लेते हैं और बाहर निकालते हैं, फिर दूसरे कॉलम से कॉमन लेके बाहर निकाल रहे हैं, फिर तीसरे कॉलम से कॉमन लेके बाहर निकाल रहे हैं, तो होता क्या है कि वो सारी चीजें आपस में मल्टीप्लिकेशन में चली जाती हैं। मतलब हमने पहले ए कॉमन निकाला तो ए इंटू सम मैट्रिक्स बना, फिर बीच वाले कॉलम में से बी निकाला तो ये हमारा ए बी इंटू सम मैट्रिक्स बना, फिर लास्ट वाले कॉलम में से हम लोगों ने सी निकाला तो ये हमारा ए बी सी इंटू सम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस तरह से जो है वो मैट्रिक्स में कॉमन चीजें वो काम करती हैं। तो यहाँ पर ए बी सी कॉमन आ जाएगा तो अंदर मैट्रिक्स में क्या बचेगा, माइनस ए बी और सी, ठीक है। और सेकंड कॉलम में बचेगा, सेकंड कॉलम से हम लोगों ने बी कॉमन लिया था तो यहाँ बचेगा ए माइनस बी और सी, फिर थर्ड में से सी को लिया था तो बचेगा ए बी और माइनस सी, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपली इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अब एक चीज ना बहुत ज्यादा ध्यान में रखो और इसको हमेशा के लिए याद रख लो, वो बात ये है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, तो देखो हम डिटर्मिनेंट तो सिंपली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमने सब कुछ सही सही सारे स्टेप्स किए तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हमारे पास अगर ऑप्शन है चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का या चीजों को थोड़ा सा आसान करने का, अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाने का, तो क्यों ना हम वो ऑप्शन ही यूज कर लें। तो ऑप्शन ये है कि आप ट्राई करो कि किसी भी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज है ना, कुछ भी कोई भी रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाकर आप कुछ भी करो जिससे कि आप कुछ एंट्रीज को एटलीस्ट जीरो बना सको, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर पूरा मैट्रिक्स गिवन था, हमने क्या किया, कुछ को जितने को हम बना सकते थे उतने को हम लोगों ने जीरो बना लिया। अब इसके बाद अगर आप किसी भी और एंट्री को जीरो बनाने जाओगे ना, तो फिर वो जीरो नहीं बनेगा आपका, फिर वापस से कुछ ना कुछ जो है वो कुछ कुछ जीरो बन जाएगा तो पहले वाला जीरो हट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम एटलीस्ट कुछ, अगर एक जीरो भी एंट्री को जीरो बना पा रहे हैं तो वो भी हम करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग कॉलम वन को देखें तो कॉलम वन को कॉलम वन प्लस कॉलम टू लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, कॉलम वन को कॉलम वन और टू को ऐड करके लिख दो, तो टू और थ्री को तो छेड़छाड़ करनी नहीं है तो उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। कॉलम वन में हमें सारा काम करना है, तो कॉलम वन का मतलब है कॉलम वन प्लस कॉलम टू, ये हो जाएगा जीरो, बी माइनस बी ये हो जाएगा जीरो, सी प्लस सी ये हो जाएगा टू सी। अब देखो हमको दो जीरो मिल गए, इस वाली मैट्रिक्स में कोई भी जीरो नहीं था लेकिन इस मैट्रिक्स में हमारे पास दो जीरो हैं, मतलब कुछ तो कैलकुलेशन हमारी कम हो गई। अब हम देखते हैं क्या हम इसके आगे और कुछ को जीरो बना पा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कॉलम थ्री के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, कॉलम थ्री के लिए बात कर सकते हैं। तो कॉलम थ्री के लिए देखो, कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री कर लो, क्या आएगा आपका, कॉलम वन में तो कुछ भी करना नहीं है तो उसको एज इट इज लिख दो, कॉलम टू में भी कुछ नहीं करना है तो उसको भी एज इट इज लिख दो। कॉलम थ्री का मतलब है कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, मतलब यहाँ लिखो टू ए, यहाँ लिखो माइनस बी प्लस सी जीरो, सी माइनस सी जीरो, बस। अब देखो आप कुछ भी कर लो इसमें तो आप जीरो नहीं बना पाओगे, तो अब हमको इतना सफिशियंट है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो पहला वाला तो जीरो है तो पहला टर्म तो जीरो हो जाएगा, माइनस ए करते हैं, ये दोनों तो जीरो है तो अंदर जीरो प्लस टू ए, अब इसके अंदर क्या आएगा, ये आएगा हमारा टू बी सी, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पर एबीसी था तो एबीसी हमने यहाँ पर नहीं लिखा है तो वो भी लिख लेते हैं, एबीसी को नहीं भूलना है क्योंकि ये इसी मैट्रिक्स का ही तो मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो यहाँ पर भी जाएगा हमारा एबीसी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एज इट इज लिखते हैं, ये पूरा टर्म तो हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, टू ए फोर ए बी सी, सॉरी क्या बचेगा, फोर ए बी सी,
अब 4abc इंटू एबीसी क्या हो जाएगा, 4a² b² c²। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दिस इज द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो तरीका है वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन को समझाने में भले ही थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना एग्जाम में, तो आप देखोगे कि आपके जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो 1 मिनट या उससे भी कम समय में हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप देखो यूपीटीजीटी का उठा लो, तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि जिसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो। ठीक है ना, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें हमको 1 मिनट या बहुत बहुत हो गया तो 1.25 मिनट, तो उससे ज्यादा हमको टाइम किसी भी क्वेश्चन में नहीं लग रहा है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर तो आपको 1-2 घंटा भी लग सकता है। तो मेक श्योर कि आप लोग कॉन्सेप्ट पर वर्क करें और कॉन्सेप्ट को अपने मजबूत करें और साथ में प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू करें, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स बी गिवन है और हमसे सिंपली ए बी पूछा जा रहा है। तो सेम जैसे भी हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे इसमें 1 - 1 - 1 1 और 1 1 1 1। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, विच मीन जो फाइनल मैट्रिक्स होगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1 - 1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1 - 1। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -1 + 1। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 10। तो उसके बाद अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा हमारा 0 मैट्रिक्स, दैट इज ऑप्शन डी। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। लेस देन 15 to 20 सेकेंड्स आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और ये कैसी मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको पता है क्या होता है, ए आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर होता है, मतलब A23 के बराबर होगा, मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। इसका मतलब ये होता है। तो ये एलिमेंट क्या है, A12, मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, ये किसके बराबर है, सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, A21 के बराबर। ठीक है, इसके अलावा A23, इसके अलावा A23 किसके बराबर होगा, A32 के बराबर होगा और A32 कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, मैंने कलर इसलिए चेंज किया है ताकि चीजें क्लियरली समझ में आए। अब A12 हमारा क्या है, 3 + x, यही तो है। A21 क्या है, 1 - x। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि हमको x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब यहां से A23 क्या है, y + 1 और A32 क्या है, 5 - y, तो ये हो गया 2y और 5 में -1 4, y की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो x और y की वैल्यू आ गई हमारी। अब 3x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × -1 + 2, मतलब -3 + 2 मतलब -1। तो -1 दैट इज ऑप्शन 1, सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको सिंपली सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पता हो तो आप इस क्वेश्चन को एक क्विक वे में कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, इस तरह के टर्म्स यूज हुए हैं और हमको A² का ट्रेस बताना है। ठीक है, हमें A² का ट्रेस बताना है। तो सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस, मान लेते हैं M कोई मैट्रिक्स है और हमें उसका ट्रेस बताना है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर ये जो A है ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो A² भी क्या होगी, 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी। तो हम लोग
2x2 की मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लेते हैं कि कैसे होता है। देखो ट्रेस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की जितनी भी आइगन वैल्यूज होती हैं उन सब का जो एडिशन होता है वही क्या होता है, ट्रेस होता है। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मान लो, ठीक है, जहां पर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ये दोनों क्या हैं, आइगन वैल्यूज हैं किसकी, एम की। एम एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1 और लैम्डा 2, और इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिल जाता है, उस मैट्रिक्स एम का ट्रेस मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी ट्रेस की। अब देखो लैम्डा, लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है ए मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब है कि लैम्डा स्क्वायर आइगन वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद रखनी है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और लैम्डा उसका आइगन वैल्यू है, तो ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगी उसका जो आइगन वैल्यू होगा वो लैम्डा स्क्वायर के जैसा दिखेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स ए है ये जो है एक्स वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स या फिर यूं कहो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन और साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, जहां जहां डिफाइन होता है वहां वहां ये पूरी मैट्रिक्स डिफाइन होती है। अब कोई चीज अगर सारी जगह डिफाइन हो रही है तो किसी एक जगह पे भी तो वो डिफाइन हो ही रही होगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x की सारी वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को उठा लेंगे। तो हम लोगों ने x इजिकल्स टू 0 को उठाया और अब हम लोग इस मैट्रिक्स A को x इजिकल्स टू 0 पर डिफाइन कर देंगे, जो कि डिफाइन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो cos हाइपरबोलिक 0 क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक 0 क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो अब जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी x इजिकल्स टू 0 पे, वो क्या बनेगी, cos हाइपरबोलिक 0 x की जगह 0 हो जाएगा, तो cos हाइपरबोलिक 0 1 हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 0 0 ही रहता है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह दिख रही है। अब ये जो मैट्रिक्स A है इसके दो आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, अगर हम इनकी आइगन वैल्यूज की बात करें इस मैट्रिक्स की तो क्या होगी, 1 एंड 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, अगर ए की आइगन वैल्यू 1 है तो अभी मैंने बताया था ना कि ए की आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है तो ए स्क्वायर की लैम्डा स्क्वायर, तो ए की आइगन वैल्यू 1 है तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर, और यहां से भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो मतलब 1 और 1 ये दोनों क्या होंगी, हमारी ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर पूछा है। आपको अभी अभी मैंने बताया कि ट्रेस क्या होता है, आइगन वैल्यूज का सम। तो आइगन वैल्यूज ए स्क्वायर की 1 और 1 है, तो 1 प्लस 1 2, तो ट्रेस क्या आएगा 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो कॉन्सेप्ट थोड़े से ज्यादा थे पिछले तरह के क्वेश्चन से। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीजें थी जो ध्यान में रखनी है, वो है ये, आपको आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ इतना पता होना चाहिए जिससे आप एटलीस्ट अपने क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर सको। ठीक है, आपको ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, ये जो भी हाईलाइटेड एरिया है एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी चीजें हाईलाइटेड हैं एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस सीरीज में बताए गए हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे, उसको आप एक शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाओ, ताकि आपके पास एक पर्टिकुलर जगह पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं ना, वो सारे आपके पास मौजूद रहे। तो अब इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, और हमको बताना है कि x की ऐसी कौन सी 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनके लिए ये पूरा मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देयर आर 2 थिंग्स या 2 कॉन्सेप्ट्स जिनको हमें पढ़ना या हमें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स कुछ इस तरह हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, ठीक है, कि
आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए है और इसके 3 आइगन वैल्यूज हैं, जैसे कि ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ना, तो इसके पास 3 आइगन वैल्यूज होंगे। तो मान लेते हैं λ1, λ2 और λ3, ये इसके 3 आइगन वैल्यूज हैं। तो जो डिटर्मिनेंट होता है, जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में देखा कि जो ट्रेस था वो क्या था, एडिशन था, एडिशन था ना। इसी तरह अब हम लोग देखेंगे कि जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, वो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है। इन तीनों को आप प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है। इन तीनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करने पर जो आंसर आएगा वही जो है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। तो अगर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात की जाए तो determinant of a matrix is nothing but the product of all the eigenvalues of a matrix, ठीक है। तो इस बेसिस पर अब यहाँ पर हम लोग एक चीज देखेंगे, देखो हर ऑप्शन में जीरो मौजूद है, ठीक है, हर ऑप्शन में जीरो मौजूद है। इसका मतलब x की 3 वैल्यूज चाहिए ना हमें, तो एक वैल्यू जीरो जो है वो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है कि x की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हम x की वैल्यू जीरो रखते हैं, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये मैट्रिक्स बन जाएगी 2 2 2 2 2, मतलब हर एक एंट्री 2 हो जाएगी। और आपको पता है कि दो रोज क्या हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम आपस में सेम हो जाएं, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू जीरो पर भी क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है, और वैसे भी जीरो सारे ही ऑप्शंस में है तो जीरो तो होगा ही। अब जीरो पे बात नहीं करते हैं, अब बात करते हैं दूसरे और पॉसिबल नंबर्स की, जो कि x की जगह रखने पे हमें डिटर्मिनेंट जीरो दे देंगे। इस मैट्रिक्स में आप जब पहले रो का सम करते हो, पहले तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, अगर आप इस पहले रो का सम करते हो तो आपको मिलेगा 2 2 4 6 6 प्लस एक्स। इसी तरह इसका एडिशन करते हो, इस पूरी रो का एडिशन, तो 6 प्लस एक्स। इसी तरह इस पूरी रो को ऐड करते हो तो 6 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट है, क्या कि इफ p इज द सम ऑफ ऑल द रोज देन p इज एन आइगन वैल्यू। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई एक ऐसा नंबर है जो हर रोज का सम के बराबर, मतलब हर रोज का सम एक पर्टिकुलर नंबर के बराबर आ रहा है, सेम है, जितनी भी रोज हैं सबका एडिशन करो आपको सेम आंसर मिलता है। पहली रो का एडिशन भी सेम आंसर दे रहा है 6 प्लस एक्स, दूसरी रो का एडिशन भी 6 प्लस एक्स दे रहा है, तीसरी रो का एडिशन भी 6 प्लस एक्स दे रहा है। इसका मतलब यह है कि 6 प्लस एक्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर हम इसको ए मान लेते हैं, तो इसको हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो इस मैट्रिक्स ए का एक आइगन वैल्यू 6 प्लस एक्स होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है आइगन वैल्यूज की कि अगर मैट्रिक्स के रो सम सेम है या इसी तरह अगर कॉलम सम सेम होता तो 6 प्लस एक्स विल बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए बन जाता, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है। इसका मतलब मैट्रिक्स की जितनी भी आइगन वैल्यूज रही होंगी उन सब का प्रोडक्ट भी तो जीरो होगा। अब आप बताओ इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ये भी जीरो हो सकता है, λ2 भी जीरो हो सकता है, λ3 भी जीरो हो सकता है। तीनों आइगन वैल्यूज में से सारी की सारी भी जीरो हो सकती हैं और कोई एक भी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 प्लस एक्स जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 6 प्लस एक्स जीरो हो सकता है। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई। तो आपने देखा आपको एक एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो मिली थी, दूसरी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -6 मिल गई। अब आपके पास ऑप्शंस हैं 4, आप इनमें से वो ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, कट कर सकते हैं, रॉन्ग कर सकते हैं जिनमें -6 मौजूद नहीं है। ऑप्शन बी कट गया और ऑप्शन सी भी कट गया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ही -6 मौजूद नहीं है। अब ए और सी में से कोई एक ऑप्शन हमारा हो सकता है। ऑप्शन ए में 0 है, -2 है और -6 है। 0 के लिए हम लोग चेक कर चुके हैं, -6 के लिए चेक कर चुके हैं, -2 के लिए चेक कर लेते हैं।
ऑप्शन डी में 0 के लिए चेक कर चुके हैं, 0 के लिए चेक कर चुके हैं, -x के लिए चेक कर चुके हैं। तो हम अब हम लोग -2 के लिए चेक करेंगे। x की वैल्यू क्या रखेंगे? -2। -2 के लिए चेक करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही आंसर हो जाएगा, और नहीं तो ऑप्शन डी तो आंसर होगा। अब हम लोग x इज इक्वल्स टू -2 के लिए चेक करते हैं। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। ये 0 हो जाएगा, 2 2 2, x की वैल्यू -2 रखेंगे, ये सब 0 हो जाएंगे, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? सिंपली इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कुछ भी नहीं करना है, कोई इसमें कुछ भी तरह की ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 0 है, बहुत 0 है। आपको डिटर्मिनेंट में 3x3 के लिए 3 टर्म्स होते हैं, जिसमें से एक ये 0 होने की वजह से एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, वो पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0 वाला फर्स्ट टर्म तो नहीं लिखेंगे, सेकंड टर्म से शुरू करते हैं। -2 × 0 -4 और +2 × 4 -0, ओके। यहाँ आ जाएगा -2 -4 +2 4 8, ये आ जाएगा -4 + 8 +8, ये आ जाएगा 16, विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? x की वैल्यू -2 रखने पर डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 16, दैट इज नॉन जीरो। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें ये दो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यही दो यूज हो रहे हैं। बाकी डिटर्मिनेंट निकालना और चीजों में वैल्यू को पुट करना, ये सारी चीजें तो कॉमन है, ठीक है। मेन जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो यहाँ पर हाईलाइटेड है, तो आप इनको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए और रिवीजन करना मस्ट है। सो एवरीवन, इसी के साथ हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं आज का सेशन। और आई होप कि आप लोगों ने आज जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी चीजें सीखी हैं, वो सारी चीजें आपको काफी यूजफुल रहेंगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी गिवन हैं, आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कोई आपका डाउट है जो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो आप जरूर से कमेंट करो उसको, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जितने भी कमेंट सेक्शन में डाउट्स आएंगे उनका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और इसके अलावा आई विल सजेस्ट यू टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली पोल्स मिलेंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, और इसके साथ साथ ना सिर्फ पोल्स का फायदा मिलेगा आपको या क्वेश्चन प्रैक्टिस का फायदा मिलेगा, बल्कि आपको ये भी फायदा मिलेगा कि आप वहां पर कई और बच्चों के साथ जुड़ोगे, तो आपको एक कंपटीशन की फीलिंग आएगी, और इससे आपके एग्जाम में जो परफॉर्मेंस होगी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।